नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दृष्टिबाधित छात्रों ने स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल में सफाई, सुरक्षा और शिक्षण सामग्री का है अभाव। ग्वालियर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर डकैती का मामला दर्ज करने से आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घंटाघर में किया विरोध प्रदर्शन। और पुरानी रंजिश पर एक युवक के कंधे में घोंपा चाकू। रामपुर छापर की घटना, आरोपी फरार, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की गई। शासकीय योजनाओं की पेंडिंग जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्रभावी तरीके से किया जाए। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन में कोई कोताही न बरती जाए। तो हम लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। टीएल में कोऑर्डिनेशन में मुझे नहीं याद करना चाहिए कि ये भी एक मैटर है। And this is important matter for the city. समीक्षा बैठक में नगर निगम, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत मंडल सहित तमाम प्रमुख विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कटंगा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम तेज गति से चल रहा है। लगभग 24 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहा फ्लाईओवर फरवरी तक बनकर तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। कैंट और नगर निगम से जोड़ने वाले कटंगा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 75% पूरा हो चुका है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2024 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि निर्माण की समय सीमा जून 2024 निर्धारित की गई है। लोक निर्माण विभाग के सेतु डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 17 बेसिक पिलरों के साथ 546 मीटर के एरिया में ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और इस पर 39 सेगमेंट रखे जाने हैं। जबलपुर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस के खाते में अब तक लगभग 250 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर हो रहे फ्रॉड के मामले ज्यादा हैं। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी धोखाधड़ी की वारदातें हो रही हैं। अब तक करीब 250 मामले पुलिस में दर्ज हो चुके हैं। साइबर ब्रांच की पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी रखने की जरूरत है। थोड़ी सी जागरूकता से घटनाओं को रोका जा सकता है। जो अगर हम इनका पैटर्न देखते हैं, जबलपुर में स्पेशली जो घटनाएं थी उनको देखकर जो उनका एक पैटर्न निकल कर आता है, तो ये समझ में आया इसमें क्रेडिट कार्ड संबंधी यूजुअली सबसे बड़ा होता है कि लोग आपको केवाईसी के नाम में, अपडेशन के नाम से आपसे पूछा जाता है और आप शेयर कर लेते हैं और आपके साथ क्राइम हो जाता है। या आपसे ओटीपी जनरेट करके आपसे जानकारी पूछ लेते हैं और आप बता देते हैं और वो जो है आपके साथ क्राइम की घटना कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के नाम पर कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो साइबर क्राइम है वो बस छोटी सी एक अवेयरनेस से आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। कई बार घटनाओं में देखा है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब सोशल मीडिया पर आप अपलोड करते हैं। उसके कारण जो आदमी आपको वॉच कर रहा होता है वो जानता है कि सुबह 9 बजे आप ऑफिस जाते हो, 2 बजे लंच पर यहाँ आते हो, 2 बजे से वापस चले जाते हो, तो किस समय आप कहाँ हो, कब आपका घर खाली है नहीं है, और इसी आधार पर वो आपके घर में घटनाओं को अंजाम देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि लालच में ना आएं और अपनी जानकारी किसी से शेयर ना करें, किसी को ओटीपी ना दें। यदि सजग रहकर मोबाइल का उपयोग करेंगे तो बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं। साइबर फ्रॉड में जिस तरह ये केवाईसी अपडेशन के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं, इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई भी अनड्यू फ़ोन कॉल्स अटेंड करना बंद करिए। जितने आपकी फ़ोन बुक में नंबर होते हैं सेव, उन पर बात करिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी ऐसे कॉल से आप कनेक्टेड हो गए हैं तो आप उसको ब्लॉक करिए। फॉर श्योर उसे ब्लॉक ही करना चाहिए ताकि वो नंबर किसी और को भी इस तरह परेशान न कर सके। जब भी आप n नंबर ऑफ ब्लॉक करते हैं तो आपका जो अपडेशन होता है उस नंबर का, वो हमेशा उसको वार्निंग के साथ किसी और नए नंबर पर वो जाता है। तो आप इससे एक सुरक्षित लोगों का माहौल बना पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए कि जो लिंक्स आती हैं, कई बार आपको प्रलोभन आएगा कि आप इस पर गूगल सर्च मारिए,
जैसे ही आप टैप करते हैं आपको नहीं पता होता है वो टैप करना, आप अपना मोबाइल का रास्ता, एक दरवाज़ा उसके लिए खोल देते हैं जिससे वो घुसता है आपके मोबाइल में और चोरी करके सीधा बाहर जाता है। क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे हैं, तो आपको बहुत सिक्योर होना चाहिए कि आपका वो जो बटन है वो आपके घर के रास्ते की तरह है, मोबाइल का रास्ता है, उसको टैप करने के पहले सोचिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे और थोड़ा अलर्ट रह के मोबाइल को यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बड़े नुकसानों से बच पाएंगे। पुलिस साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि घटनाओं की शिकायत तत्काल करें ताकि साइबर क्राइम को बढ़ने से रोका जा सके। भेड़ाघाट बाईपास के निकट स्थित दृष्टि बाधितों का सरकारी स्कूल दुर्दशा का शिकार है। अव्यवस्थाओं के खिलाफ दृष्टि बाधित छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल में न शिक्षक है और न ही अध्यापन सामग्री है। ऊपर से स्टाफ के लोग नशा करके बच्चों को परेशान करते हैं। भेड़ाघाट रोड पर स्थित दृष्टि बाधितों का शासकीय स्कूल दुर्दशा का शिकार है। आलम यह है कि दृष्टि बाधित छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। दृष्टि बाधित छात्रों की माने तो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित इस विद्यालय में न तो पर्याप्त टीचिंग स्टाफ है और न ही जरूरी अध्यापन सामग्री और उनका उपकरण। ऊपर से सफाई व्यवस्था भी चौपट है, लेकिन शासन प्रशासन इनकी आवाज सुनने तक तैयार नहीं है। जैसा कि हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि कुछ जिला प्रशासन की हैं और कुछ स्थानीय की, तो हमारे पहले एक एम्बुलेंस हुआ करती थी जो कि कोई लड़का अगर सीरियस होता है तो उसको ले जाने के लिए वो भी अब अवेलेबल नहीं है। तो हमने जिला प्रशासन से उस बारे में मांग की है कि हमारी एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाए, एक वाहन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि भगवान ना चाहे कि कभी ऐसी कोई घटना हो। तो और हमारी और विभिन्न प्रकार की मांगें हैं जैसे कि शिक्षक, स्पोर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ब्रेल मी जो एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हमारी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी प्रशासन कोई अनहोनी घटना का इंतज़ार कर रहा है। हमें लगता है हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बिल्डिंग और हमारे कंप्यूटर टीचर, संगीत टीचर हमारे पास परमानेंट है ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे जो संगीत इंस्ट्रूमेंट हैं वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। आप जाकर देख लें, हमारी बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में, पानी चू रहा है। कभी भी किसी छात्र के ऊपर घटना घट जाए, गिर जाए, उसका इंतजार शासन प्रशासन कर रहा है। हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, आज तक हमारी मांगों का कोई विचार नहीं किया गया। हमारे पास शिक्षक भी नहीं है पढ़ाने के लिए। 3 शिक्षक में विद्यालय चल रहा है, 2 व्याख्याता और 3 शिक्षक है जिनमें हमारा विद्यालय चल रहा है, जबकि हमारा विद्यालय पहली से लेकर 12वीं तक का है। इतने शिक्षक में हमारा काम प्रशासन चला रहा है। क्या ये हमारे लिए अन्याय नहीं है? वहीं स्कूल प्रबंधन का रटा रटाया जवाब है कि समस्याएं दूर करने की कोशिश की जा रही है, विभागीय लिखा पढ़ी जारी है। छात्रों का जो हमें आवेदन मिला है उसमें उन्होंने जो भी मांग पत्र हमें दिया था पूर्व में, और उसी के आधार पे हम उनकी मांग पत्र को लेकर के उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर से और अपने स्तर से कर रहे हैं। उसमें एक उनकी जो मांग है कि भाई शिक्षक होना चाहिए, तो हमारे यहाँ शिक्षक हैं, लेकिन परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी जो अतिथि शिक्षक है उससे हम काम ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक तो हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से और उनकी मांग है तो उनका भी हम निराकरण अपने अपने स्तर से करा रहे हैं। जैसे बिजली का काम कराना है तो PWD में प्राकलन के लिए दे रखा है, और भी मांगे हैं बहुत सारी, तो हम अपने स्तर से सभी समस्याओं को। सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे अभियानों के जरिए दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात ऐसे हैं कि दृष्टि बाधितों को तक आंदोलन करना पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां कैसी होंगी। सर्दी में इजाफा होने के बाद भी शहर के तिलवारा घाट सहित कुछ अन्य स्थानों में अलाव के उचित इंतजाम न होने से घाट पर रहने वाले बेघर लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। तिलवारा घाट पर भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले बेघर लोगों को ठंड में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल घाट पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था नहीं है। लोगों का कहना है कि तिलवारा समेत कई स्थानों में भी अलाव के इंतजाम नहीं है, लिहाजा इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो मंदिरों के किनारे हो, चाहे वो किसी धार्मिक स्थलों के आसपास हो, चाहे वो नर्मदा जी के तीर्थ के किनारे हो और चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर जिला प्रशासन और नगर निगम की मुस्तैदी यदि रहती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस भीषण ठंड में ठंड का शिकार ना हो सके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि नगर निगम का प्रशासन, अधिकारी इधर पर पूरी तरीके से कुंभकर्णी निद्रा में मग्न है। वहीं खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले लोगों को पास के ही रैन बसेरों में शिफ्ट कराने का भी कार्य तेज किया जाना चाहिए। गोटेगांव में एक युवती की गोली मारकर हत्या करने वाले युवक को फांसी देने की मांग तैलिक साहू समाज की महिला संगठन ने की है। मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए महिला संगठन का कहना है कि पीड़ित परिवार को सरकारी मदद की भी दरकार है क्योंकि हत्यारे ने गरीब परिवार से उनका आसरा छीन लिया है। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के महिला संगठन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम लिखा जिला प्रशासन को पत्र सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि गोटेगांव में कामकाजी युवती काजल साहू की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी देवेंद्र पटेल को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित गरीब परिवार को सरकारी मदद प्रदान की जाए। मौका पाकर अवैध कट्टे से गोली मारकर एक साहू समाज की होनहार पुत्री की हत्या कर दी जिससे पूरा समाज स्तब्ध है। जो काजोल साहू गोटेगांव निवासी थी, जबलपुर अप डाउन कर अपनी नौकरी किया करती थी और उसे एक देवेंद्र पटेल नाम के लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी के लिए हम उसके परिवार से गोटेगांव जाकर मिले और उस परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर हमें लगा कि हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि अब वह अपने परिवार के बीच में नहीं है तो उनके साधन भी उनकी जीविका का नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उस लड़की की जो हत्या हुई है उसमें त्वरित कार्रवाई हो और तुरंत उसे न्याय मिले और उसके जो साथ घिनौनी हरकत करने वाले लड़के को फांसी की सज़ा मिले, देवेंद्र पटेल को, और उसके परिवार को मुख्यमंत्री से एक शासकीय नौकरी प्रदान की जाए, उसे सहयोग राशि प्रदान की जाए ताकि उसके परिवार को कुछ तो सहायता मिल सके। साहू महिला संगठन के सदस्यों का कहना है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर में कुलपति की जान बचाने के उद्देश्य से अस्पताल पहुंचाने के लिए जज की कार की चाबी छीनने वाले छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में हुई घटना के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध डकैती का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजे जाने के मामले को लेकर जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा घंटाघर में मौन प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री माखन शर्मा ने बताया कि कुलपति की जान बचाने के लिए ही छात्रों ने उस वक्त जो सही लगा वही किया क्योंकि समय पर ना तो रेलवे विभाग ने मदद की और ना ही एम्बुलेंस पहुंची। एक मौन प्रदर्शन के रूप में हम सभी छात्र समाज यहाँ पर एकत्रित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर के महानगर के बैनर तले और ये सवाल पूछना चाहते हैं देश समाज से कि क्या मदद करना गुनाह है। और अदालत अगर यह एक डिसीजन ले रही, जज साहब ने भी ये डिसीजन लिया और ग्वालियर पुलिस ने उनको जो गिरफ्तार किया, तो क्या ये संदेश वो लोग देना चाहते हैं कि अगर आप मदद करोगे तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे? ये कहाँ तक सही है? इसी को लेकर आज हम सभी मौन धरना करने यहाँ पर आए हैं और यहाँ हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो छात्रों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए मदद करने, सिर्फ मदद करने का उनको ये परिणाम मिल रहा है आज कि वे जेल में एक हफ्ते से ज़्यादा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों को रिहा कराने की मांग की है। 3 वर्ष पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलती मिली 14 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में हुई जांच से असंतुष्ट मृतका के परिजनों ने इस प्रकरण की दोबारा जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उनके द्वारा भारतीय कश्यप सेना के साथ एसपी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। आधारताल सुहागी क्षेत्र में रहने वाले केवट परिवार के सदस्यों ने भारतीय कश्यप सेना के सदस्यों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और 3 वर्ष पूर्व उनकी 14 वर्षीय बेटी की संदिग्ध मौत के मामले की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रकरण में आधारताल पुलिस के द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई है। अपहरण करके उसको छोड़ दिया लेकिन श्रम के मारे बच्चे ने फांसी लगा ली थी। ये सारा मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में भी है। इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी कुछ पुलिस कर्मियों की भी है, सबकी नहीं कहता, लेकिन जब उस वक्त पुलिस प्रशासन थे
तो उन लोगों ने इनके साथ में गद्दारी करी, धोखा करा। अगर पुलिस प्रशासन यहाँ का इनको इंसाफ नहीं देता तो भारतीय कश्यप सेना, मैं इंसाफ बोल तो रहा हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन यहाँ का इंसाफ नहीं देता तो जंतर मंतर को घेरने का काम करूँगा। 21/10/2020 को उसका अपहरण हुआ था। फिर उसके बाद 5 दिन बाद वो घर पर लटकी हुई मिली थी। हम लोग गांव के मंदिर गए थे पूजा करने पड़ोस के। जब लौट के आए तो वो फांसी के फंदे में लटकी मिली, पंखे के हुक्म में। उसकी न्याय की मांग करने पर हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर 12 अपराध, मेरे 15 साल की बेटी है जिया के बाद उसके ऊपर 10, बेटे के ऊपर 10, पति के ऊपर 29 मामले। ये कहाँ का न्याय है? आज दिनांक तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि 3 साल हो गए, 10 से 12 बार तो हम शुरू में स्टार्ट में एसपी साहब से मिले। पटेल नगर सुहागी थाना आधारताल के अंतर्गत आए हैं। एक बच्ची है जिसकी मृत्यु के संबंध में, ये जांच कराने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें अमर कायम है। आधारताल पुलिस द्वारा जांच भी की गई है, इसमें SIT की भी जांच हुई है और जांच में से अभी तक कोई तथ्य नहीं मिले हैं और पुनः इस मामले को दिखवा लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में जांच कराने का आश्वासन दिया है। रामपुर छापर में बीती रात एक युवक के कंधे में चाकू घोंपने की घटना सामने आई है। वारदात को क्षेत्र के ही एक युवक ने अंजाम दिया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। फिलहाल गोरखपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रामपुर छापर में रहने वाले प्रदीप दुबे पर अमन जैन ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू प्रदीप के कंधे में फंसा रहा और उसी हालत में उसको उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। गोरखपुर थाना प्रभारी MD नागौतिया ने बताया कि दोनों का पुराना विवाद चल रहा है और पुरानी रंजिश के चलते ही अमन ने इस घटना को अंजाम दिया। इनकी दुकान के पास में कल विवाद हुआ है। इनके पुरानी रंजिश थी अमन जैन से और इसी बात पर से हाथ पे अमन जैन ने उसको चाकू मार के फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी है। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तरी सर्द हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी है, लिहाजा सोमवार को पारा सामान्य से 3 डिग्री कम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस सीजन में लगभग दूसरी बार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे आया है। उत्तरी सर्द हवाएं अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो रहा है और लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। पारा भी लुढ़क कर 7.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसमविदों के अनुसार 1-2 दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना बनी है एवं शीतलहर का भी एहसास बना रहेगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।